अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, आज हम डॉन न्यूज़पेपर जो यानी कि 9 जुलाई का है उसको कवर करने जा रहे हैं, उसके जो एडिटोरियल के आर्टिकल्स हैं। दोस्तों, सबसे पहला हमारा आर्टिकल है किलिंग फील्ड्स के नाम से। देखते हैं कि इसके अंदर क्या डिस्कस किया जा रहा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की और इसराइली जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू की, उसकी व्हाइट हाउस अमेरिका में यानी कि मुलाकात होती है दोनों की। और उसी टाइम इसराइली जो आर्मी है वो गजा के लोगों को यानी कि वहाँ पे कत्लेआम भी जारी है। वहाँ पे उन्होंने भी यानी कि जो गजा में मुसलमान हैं उनको शहीद किया जा रहा है, बच्चों को, औरतों को, बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट मोर देन 57,000 पीपल वहाँ पे शहीद किए जा चुके हैं। तो ये कब से जंग जारी है? ये तकरीबन 21 मंथ्स हो गए हैं, इससे ज़्यादा तकरीबन उस टाइम से ये जंग जारी है। और आप देखें कि अभी तक कि कोई भी मुल्क गजा के साथ नहीं खड़ा, सवाई सिर्फ मॉरली सपोर्ट करने के। उसके अलावा जितने मुस्लिम ममालिक भी हैं वो भी उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे। ओआईसी हमने इस पर्पस के लिए बनाई थी, वो भी बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। दोस्तों, देखते हैं कि जो नेतन्याहू है उसने क्या किया है कि उसने ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया है। वही जो पाकिस्तान ने काम किया है, जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने किया है, वहीं वहाँ पे नेतन्याहू ने ये काम कर दिया है कि नोबेल प्राइज दिया, यानी कि पीस प्राइज दिया जाए डोनाल्ड ट्रम्प को। दोस्तों, ये राइटर ये कहता है ये शॉकिंग न्यूज़ इसलिए है क्योंकि जो नेतन्याहू है वो किस तरह नॉमिनेट कर सकता है? वो तो खुद पैलेस्टीनियंस में बहुत ज़्यादा, यानी कि हज़ारों में पैलेस्टीनियंस को शहीद कर चुका है। तो वो किस तरह किसी को नॉमिनेट कर सकता है? ये बेसिकली तनकीद की जा रही है उसके ऊपर। दोस्तों, देखते हैं कि गज़ा के अंदर क्या यानी कि इस टाइम सिचुएशन क्या है। दोस्तों, वहाँ की जो इसराइली आर्मी है वो बहुत से यानी कि औरतों को, मर्दों को, बच्चों को वहाँ पे शहीद किया जा रहा है। इसके अलावा लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। दोस्तों, पैलेस्टीनियन को उनसे यानी कि उनकी जगह छीनी जा रही है, वो उनका रहने का हक है, लेकिन आप देखें वहाँ पे किस तरह कब्जा किया जा रहा है। मकसद क्या है इसराइल का कि पैलेस्टीनियंस को गजा से निकाला जाए, एथनिक क्लींजिंग की जाए, इन लोगों को वहाँ पे रहने के काबिल ना छोड़ा जाए। अब दोस्तों, देखते हैं कि इसराइली जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उसकी स्टेटमेंट क्या है। वो कहते हैं कि अब जो पैलेस्टाइन स्टेट है ये अब दोबारा से हम यानी कि अलग स्टेट नहीं बनने देंगे। ऐसा नहीं होगा कि जिस तरह पैलेस्टाइन के लिए अलग स्टेट होगी और इसराइल अलग स्टेट होगी। वो कहते हैं ये काम नहीं होगा। वो कहते हैं हम ही यानी कि पैलेस्टाइन की सिक्योरिटी को संभालेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसराइल अब जिस पे चाहेगा, जिस टाइम चाहेगा, पैलेस्टाइन के जो लोग लोग हैं वहाँ के रहने वाले, उस पे अटैक करेगा, उनको शहीद करना शुरू कर देगा। मतलब कि अब उससे कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो जो इसकी स्टेटमेंट है वो भी अब यही लग रही है कि वो अब टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे। वो कहते हैं कि अब यानी कि इसराइल पे तो उसका कंट्रोल है ही, लेकिन अब वो चाहते हैं जो पैलेस्टाइन है उस पे भी इसराइल का कंट्रोल होगा। दोस्तों, ये प्लान किया जा रहा है। इसके अलावा देखते हैं क्या किया जा रहा है। इसराइल अब क्या चाहता है? इसराइल चाहता है कि ये यहाँ पे गजा के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं इनको क्या किया जाए। दोस्तों, वो चाहता है कि इनको रफा सिटी के अंदर, यानी कि इनको कैंप्स के अंदर रखा जाए, जो रफा सिटी के अंदर है। वहां पर इनको इनके बिलीफ चेंज करने के लिए फोर्स किया जाए कि फॉर एग्जांपल ये यहूदियों के खिलाफ है, तो इनके अकायद जो हैं, इनके जो बिलीफ्स हैं, उनको चेंज करने के लिए इन पे प्रेशर डाला जाए। और दोस्तों, इनको इंकरेज किया जाए कि ये पैलेस्टाइन छोड़ के किसी और मुल्क में चले जाएं, तो यहाँ पे इनका रहना मुश्किल कर दिया जाए। ये प्लान है आप देखें जो इसराइल है उसका। दोस्तों, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स की बात की जाएगी कि क्या नंबर हैं हमारे पास वहाँ पे इस पैलेस्टाइन के। दोस्तों, आप देखें कि 2023 से, यानी कि 7 अक्टूबर 2023 से ये ऑपरेशन का आगाज किया हुआ है इसराइल इसराइल ने। और मोर देन 57,000 यानी कि पैलेस्टीनियंस जो हैं उनको गजा के अंदर मारा जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों, आप देखो कि एक और रिपोर्ट आई है जिसके अंदर बताया गया है कि यानी कि यह नंबर 57,000 से भी ज्यादा है। ये तकरीबन नियर टू या इससे ज्यादा 83,000 से, यानी कि इसके करीब है, ये इससे भी ज्यादा है। आप देखेंगे इसके बावजूद दुनिया कुछ नहीं कर रही, बिल्कुल खामोश हुई है। दोस्तों, राइटर इसका कंपैरिजन करता है ज़ायनिज़्म का नाज़िज़्म के साथ। अब ये क्या कंसेप्ट है ये देखते हैं। दोस्तों, इटली के अंदर हुकूमत थी हिटलर की। उसका जो उसकी जो आइडियोलॉजी थी उसको नाज़िज़्म का नाम दिया जाता था। उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो नाज़ी पार्टी थी। वो क्या करता था, वो बहुत से लोगों को मार देता था, मतलब कि कोई रूल ऑफ लॉ नहीं था। उसने बहुत से लोगों को, कई लाख लोगों को मारा। और आप देखें कि उसने जंग, यानी कि जो वर्ल्ड वॉर टू लगी है वो भी हिटलर की वजह से लगी है। कितने लोग उस जंग में मारे गए। आप देखेंगे वो कहता है कि जो नाज़िज़्म और ज़ायनिज़्म है दोनों एक, ज़ायनिज़्म मतलब कि ये जो इसराइल का आइडिया है, ये दोनों वो कहता है एक किस्म की सेम ही है, क्योंकि दोनों का मकसद क्या है कि लोगों को मारना है।
हिटलर ने वहां पे लोगों को मारा इटली के अंदर, इसराइल ने क्या किया, उसने गजा के अंदर लोगों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन वो कहता है डिफरेंस क्या है कि जो हिटलर था उसको नफरत की निगाह से आज लोग देखते हैं, उस आइडियोलॉजी को प्रमोट नहीं करते। लेकिन जो इसराइल के लीडर्स हैं उनको वेलकम किया जाता है, जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं जिस तरह अमेरिका आप देखें वहां पे वेलकम कर रहा है वो इसराइल को, यानी कि उस पर तनकीद नहीं की जा रही। लेकिन उसके जो अगेंस्ट यानी कि उसके पैरेलल जो दूसरी थ्योरी है नाजिज्म, उस पे देखें किस तरह से तनकीद की जा रही है। सो ये दुनिया का अ, आप कहें कि दूसरा यानी कि डुअल फेस है कि वो किस तरह जहाँ पे उन्हें बेहतर लगता है वो स्टांस लेते हैं। कोई मोरालिटी नहीं होती दोस्तों, कोई कंट्रीज जो होती हैं वो अपने मफाद देखते हैं, वो नहीं देखते हैं कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है, वो जस्ट अपना मफाद देखेंगे। ये मोरालिटी, ये चीज़ें, ये हम जैसे लोग के लिए बच जाती हैं। ये जो बड़े ममालिक हैं, ये जो जो चाहते हैं कि हमेशा ताकत हमारे पास रहे, ये इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि ताकत ना किसी तरह हमारे हाथों से चली जाए, बाकी कोई और चीज़ मकसद नहीं। यानी कि इनका जो मेन पर्पस बन जाता है वो पावर हासिल करना सिर्फ होता है, और वो जिस भी तरह से हासिल की जाए। दोस्तों गजा के लोगों की अगर हम बात करें तो देखें कि गजा के लोग किस तरह से अपनी जान की बाजी हार रहे हैं, लेकिन वो अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि अगर हमारी जान भी चली जाए तो हम इसके लिए हाजिर हैं, लेकिन हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। सो वी विल डाई बट वी विल नॉट रन अवे, हम भाग के कहीं नहीं जाएंगे। सो दोस्तों ये हमारा यानी कि पहला एडिटोरियल का आर्टिकल था, और इसमें ये भी बात की जा रही थी कि दुनिया किस तरह से बिल्कुल खामोश हुई हुई है, जो हमने डिस्कस कर भी लिया। सो दोस्तों चलते हैं अपने एडिटोरियल के दूसरे आर्टिकल पे, जो कि क्रिप्टो रश के नाम से है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी जो है ये डिजिटल करेंसी है। आपके पास जितना फॉर एग्जांपल 1000 का नोट है, अब ये एक प्रॉपर नोट है ना, इस तरह की नोट नहीं होते ये सिर्फ डिजिटली आपके पास अवेलेबल होगी। या जिस तरह आपके पास छोटे सिक्के होते हैं 5 रुपए का, यानी कि सिक्का है, ये सिक्का भी नहीं है, मतलब ये सिर्फ डिजिटल करेंसी है, फिजिकली ये अवेलेबल नहीं है। अब पाकिस्तान उसको पाकिस्तान के अंदर प्रमोट करना चाहता है। पहले ये पाकिस्तान के अंदर इलीगल करार दी गई थी, लेकिन अब इसे लीगल करार दे दिया। देखते हैं क्या इस पे फैसला किया हुकूमत ने। दोस्तों हुकूमत ने क्या किया है, जो पाकिस्तान की कैबिनेट है, उसने अब अप्रूव किया है कि नया इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। क्या कौन सा इंस्टीट्यूट है, वो है पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम से। अब इसका काम क्या होगा, इसका काम ये होगा कि क्रिप्टो कंपनीज जो पाकिस्तान के अंदर आएगी, जाहिर सी बात है उसे लाइसेंस की तो जरूरत पड़ेगी ना, ये उसे लाइसेंस प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जितनी भी क्रिप्टो एक्टिविटीज होंगी उसको मॉनिटर भी किया जाएगा और कंट्रोल भी किया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों जो फैटफ के, आईएमएफ के या वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल रूल्स हैं कि आपने किस तरह से डिजिटल वर्क को चलाना है, उसके मुताबिक काम किया जाएगा। मेक श्योर किया जाएगा कि आपका जितना भी काम हो वो यानी कि ग्लोबल रूल्स जो है वो उसके मुताबिक हो। सो देखते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट ने कहा गया है हमें, जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे, उसने कहा है कि ये जो स्टेप लिया गया है ये लैंडमार्क स्टेप है। मकसद क्या है इसका, ताकि अब जो यानी कि डिजिटल एसेट्स होंगे उसको दोस्तों यानी कि फुल कोशिश की जाएगी कि वो सारा का सारा सिस्टम आपका लीगल हो, उस पर प्रॉपर मैनेजमेंट बैठी हुई हो, ताकि इलीगल काम से रोका जा सके। इसके अलावा दोस्तों इस अदारे का एक और काम होगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकेगा। आपको पता है मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, कि जो पैसा आपके पास है जो आपने इलीगल वे से कमाया है, आप उसको लीगल करने की कोशिश करते हैं। उसके कई मेथड होते हैं, आप उसको लीगल कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने जी आपने एक होटल को यानी कि ओपन कर लिया। अब आपके पास इतनी इनकम आती नहीं है, यानी कि वहां से इतना प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन आप हुकूमत को कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट ये हो रहा है, और आप वो पैसे थोड़े थोड़े करके बैंक में जमा करवाते रहते हो। हुकूमत को ये कहते हो कि ये पैसे तो मैंने कमाए हैं अपने यानी कि बिजनेस से। दूसरा ये काम करते हो, आपने जो बिजनेस के अंदर यानी कि आपने जो लोग रखे हुए, जो लेबर है आपकी, आप उसको शो नहीं करते। आप उनको जो सैलरीज देते हो, यानी कि आपके पास जितनी लेबर है सारी लेबर नहीं आप शो करते, कुछ बंदों को यानी कि आप शो कर देते हो कि ये हमारे पास बंदे काम करते हैं। सो बाकी जो बंदे होते हैं उनको जो आप तनख्वाहें देते हो, वो जो पैसे आपने इलीगल वे से कमाए होते हैं, जो घरों में छुपाए होते हैं, आप वो पैसे उनको दे के अपना पैसा लीगलाइज कर लेते हो, यूटिलाइज कर लेते हो। तो इस तरह से ये मनी लॉन्ड्रिंग जो रोकने लग जाएगा, ताकि ये भी दोस्तों अदारा जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में यानी कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सके। अच्छा जी दोस्तों, इसके अलावा देखते हैं कि मसला क्या, राइटर क्या बात करना चाहता है। वो कहता है कि गवर्नमेंट ने एक्शन तो ले लिया है, पास तो बहुत बड़े बड़े बोले जा रहे हैं, बड़के तो मारी जा रही है, लेकिन क्या है कि अभी तक आपकी कोई क्लियर पॉलिसी यानी कि शो नहीं की जा रही है। अभी बताया नहीं जा रहा कि वो कौन से रूल्स होंगे, किस रूल्स के तहत ये अदारा काम करेगा।
मतलब इस पे अभी वर्क करने की अभी यानी कि लोगों को बताने की ज़रूरत है। वो जो इन्वेस्टर्स होंगे ज़ाहिर-सी बात है अभी वो भी कन्फ्यूज़ होंगे कि कौन से रूल्स हैं, कौन से यानी कि लीगल वेज़ हैं जिससे उन्हें गुज़रना पड़ेगा। सो ये कहते हैं कि अभी इस पे ये चीज़ें सामने आना बाकी है। दोस्तों अगर हम फॉरेन इन्फ्लुएंस या सस्पिशंस की बात करें, यहाँ पे एक और चीज़ दोस्तों बहुत क्लियर आपको हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान पहले ही क्रिप्टो कौंसल तो बना चुका है 2025 में। ये कब हुआ है? ये हुआ है कि जब अमेरिका के बिजनेसमैन जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी समझे जाते थे, उन्होंने जब विजिट किया पाकिस्तान का, उसके फौरी बाद हमने पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसल बना दी। अब ट्रंप जो है आपको पता है कि ट्रंप की मुलाकात हुई है पाकिस्तान के आर्मी चीफ से वाशिंगटन के अंदर जो उनका कैपिटल है। तो वहाँ पर भी एक टॉपिक को डिस्कस किया गया डेट वाला क्रिप्टो। आप देखेंगे क्रिप्टो किस तरह से अब ग्लोबलाइज किया जा रहा है इसे। क्यों ग्लोबलाइज किया जा रहा है? क्योंकि दोस्तों जो ट्रंप है ना और जो इसकी फैमिली है, इसकी पर्सनल इंटरेस्ट है क्रिप्टो में। इस वजह से आप देखेंगे वो इसको प्रमोट करता है तो उसकी फैमिली को फायदा होगा, उससे फायदा होगा। ये हमें कौन बता रहा है? ये हमें न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है, मतलब कि जो इंटरनेशनल अदारे हैं वो हमें ये चीज़ कंफर्म कर रहे हैं। सो पाकिस्तान को क्या बताया जा रहा है? पाकिस्तान को बताया जा रहा है अगर ये अमेरिका के इंटरेस्ट है तो हमें कम से कम ऑब्वियसली इसका फायदा तो होगा, लेकिन ये रिस्की भी है। तो पाकिस्तान को सबसे पहली चीज़ तो ये है अपने नेशनल इंटरेस्ट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। हमें स्ट्रिक्ट लॉज बनाने की ज़रूरत है ताकि किसी तरह का स्कैम ना हो सके, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो सके या फॉरेन कोई हमें कोई बाहर से कोई चीज़ कोई कंट्रोल ना कर सके। तो इस चीज़ पे हमें बिल्कुल केयरफुल और इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। सो दोस्तों ये हमारा दूसरा आर्टिकल था। अब चलते हैं तीसरे आर्टिकल पे जो कि एडिटोरियल का तीसरा आर्टिकल है अनदर प्लान के नाम से। दोस्तों देखते हैं कि इसके अंदर राइटर क्या बात करते हैं। दोस्तों कराची के अंदर अब एक और प्लान बनाया जा रहा है कि कराची को दोबारा से कि हम डेवलप करेंगे। ये सेम उसी तरह का है जिस तरह पहले भी प्लान बनाया गया, लेकिन अब लोगों को आइडिया है कि जिस तरह पिछले प्लान यानी कि जो पहले प्लान बनाए थे आपने वो नाकाम हुए, इसी तरह ये भी नाकाम हो जाएगा। अब आपको जब आप किसी को कोई उम्मीद दिलाते हो, वो उम्मीद तोड़ देते हो, तो दोबारा लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है आप पे। तो हुकूमत जब बार-बार एक बात करेगी, उस पे इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, तो आप नई पॉलिसी जितनी मर्ज़ी लेके आ जाएँ, अब आपको पता होगा कि ये एक चूरन है जो सिर्फ़ यानी कि बेचने की कोशिश की जाएगी। अब देखें कि क्या हुआ क्या है कि दोस्तों अब ये जो इसका नाम है ग्रेटर कराची रीजनल प्लान 2047। गवर्नमेंट ये कहती है कि 2 साल के अंदर अंदर रेडी हो जाएगा। तो ये कराची का जो फ्यूचर है, जो डेवलपमेंट है, उसको यानी कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी कराची कराची में यानी कि आने वाले वक्त में। अब दोस्तों हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 1923 से लेके अब तक तकरीबन 6 मास्टर प्लान्स बनाए जा चुके हैं। एक तो अभी 2017 में एक्सपायर हुआ है, लेकिन आप देखेंगे उसके बावजूद जो कराची है उसमें कोई मैनेजमेंट नहीं है। बिल्कुल यानी कि आबादी कितनी ज़्यादा उसकी बढ़ती जा रही है, कोई कंट्रोल नहीं है वहाँ पे और बिल्डिंग बनती जा रही हैं। हालाँकि आप एक एक जो मैनेजमेंट होनी चाहिए प्रॉपर कि आप कितनी बिल्डिंग बना सकते हैं, ये रूल्स बनाए हुए हैं कि आप इतनी ऊँची बिल्डिंग्स नहीं बना सकते। जब बना नहीं सकते तो फिर क्यों बनी हुई है ना? इसका मतलब कि आपने रूल्स तो बना लिए, उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाई। ये मसला है पाकिस्तान का। क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन होती पाकिस्तान में दोस्तों? ये भी याद रखें। क्योंकि उसकी मेजर वजह वजह ये होती है कि पाकिस्तान के अंदर माफियाज़ होते हैं, उनका असर और रसूख इतना ज़्यादा होता है कि वो इनको मैनेज कर लेते हैं। ये वजह होती है। सो रिसेंट ट्रेजेडी आप देखें कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी कराची के अंदर, कराची का इलाका है लियारी, वहाँ पे कोलैप्स कर जाती यानी कि वो बिल्डिंग गिर जाती जिसकी वजह से बहुत से ज़्यादा लोग यानी कि मर भी जाते हैं और इंजर्ड भी हो जाते हैं। ये हमें क्या चीज़ बताती है? ये हमें ये बताती है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है कराची के अंदर और जो बिल्डिंग अथॉरिटीज़ हैं वो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है, अपना काम नहीं कर रही। सो जो जो माफियाज़ हैं इनके खिलाफ हम स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले पा रहे। सो ये हमारी वीकनेस है सिस्टम की। तो पब्लिक कंसर्न की अगर हम बात करें तो लोग जो हैं वो बिल्कुल उन्हें दोस्तों अब किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं रही हुकूमत से। बेशक ये नया प्लान लेके आ गए हैं क्योंकि माजी में भी प्लान्स बनाए गए हैं लेकिन उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती रही। तो दोस्तों अब जो प्लानिंग फिर बनाई जा रही है आप देखेंगे ऑफिशियल जो है जो कंसल्टेंट्स हैं ये मिलके प्लान बना रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक वॉइसेस हैं जो जो लोगों के मसले मसाइल हैं उनको सुने बगैर उनकी इनपुट यानी कि ऐड किए बगैर ये फैसले लिए जा रहे हैं, तो इसका रिजल्ट भी फिर वैसा ही होगा। फिर कौन नहीं आपके पीछे खड़ी होती अगर लोगों के आप मसले मसाइल को हल नहीं करते हैं। सो सिविल सोसाइटी का अगर हम रोल करें देखें दोस्तों ये ग्रुप है कराची के अंदर जो काम कर रहे हैं प्रॉपर इस चीज़ पे लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं सोल्यूशन बता रहे हैं हमें। आप देखें कि इन यानी कि ग्रुप्स को भी जब आप प्लान्स बना रहे थे इनको भी ऐड नहीं किया गया ताकि इनसे भी कोई राय ले ली जाती, इन्होंने भी वर्क किया हुआ है। तो क्या करने की ज़रूरत है हमें?
दोस्तों वो कहता है हमें एक्सपर्ट को ऐड करने की ज़रूरत है, लोकल ग्रुप्स को ऐड करने की ज़रूरत है, सिटीजन्स को ऐड करने की ज़रूरत है, फिर प्लानिंग करनी चाहिए ताकि हमारी जो प्लानिंग होगी फिर ट्रांसपेरेंट होगी और उसमें लोग भी ऐड होंगे और फिर ऑनेस्टली उसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है क्योंकि अनाउंस तो कर देते हैं पहले भी कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। सो गवर्नमेंट ने दोस्तों प्रॉमिस किया तो है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलेंगे, लेकिन माजी तो ये बताता है कि कभी ऐसा नहीं हुआ। सो देखते हैं आने वाले वक्तों में क्या होगा। सो दोस्तों ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक भी लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।